दोस्तों, हमने अपने चैनल पे कई सारी रहस्यमयी किताबों के बारे में बात कर रखी है, जैसे कि कोडेक्स गीगास, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक और किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे द बुक ऑफ डेथ या फिर द बुक दैट किल्स भी कहा जाता है। जी हाँ, इस किताब को ओरिजिनली कहा गया है द बुक ऑफ सोएगा, और आज की वीडियो में हम इसी किताब को लेके काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट ये वाली किताब तो ट्रांसलेट भी हो चुकी है, जिसका ट्रांसलेटेड वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हाँ, जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी सकते हैं। बुक ऑफ सोएगा या अल्दारिया पुस्तक को 16th सेंचुरी में लैटिन भाषा में लिखा गया था, जिसे जादुई किताब के रूप में जाना जाता था। ये किताब किसने लिखी ये तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन इसके साथ क्वीन एलिजाबेथ के प्रीस्ट जॉन डी का नाम जोड़ा जाता है। 16वीं शताब्दी में इस रहस्यमय किताब की एक कॉपी जॉन डी के पास थी, जिनके मृत्यु के बाद वो कॉपी आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई। लेकिन फिर हाल ही में 1994 यानी 1994 में ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में पाई गई। अब ये तो किसी को नहीं मालूम कि ये किताब अचानक से कहां से प्रकट हो गई इन द लाइब्रेरी, लेकिन इस किताब ने पूरी दुनिया में हलचल जरूर मचा दिया। लोगों में अफवाहें फैलने लगी कि इस किताब के जरिए हम इस ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यमयी बातों को जान सकते हैं जो आम लोग कभी नहीं जान पाते, और इसीलिए कई स्कॉलर्स जुट गए इस किताब को डिसाइफर करने में। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो अफवाहें थी वो कितनी सच थी। वेल, आगे की वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब कई सोर्सेज की माने तो जॉन डी के मृत्यु के बाद 1692 में इस किताब को ऑक्शन में बेच दिया गया था, जिसे ये अज्ञात लोगों के हाथ लगते लगते फाइनली ब्रिटिश लाइब्रेरी पहुंची थी। अब किताब का एक्चुअल ट्रैवल पाथ क्या था, इसके बारे में किसी को नहीं पता। मतलब ये किन के हाथ लगी थी, देन फाइनली किस तरह से ब्रिटिश लाइब्रेरी पहुंची, वेल, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात श्योर है कि ये किताब बहुत सारे लोगों के हाथ लगी थी, और 1692 से ही ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं थी, इसे बाद में डाला गया। खैर, किताब की बात की जाए तो इसमें कुल 3 मेजर चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के नाम है लिबर अल्दारिया, लिबर रेडियोरम और लिबर डेसिमस सेप्टिमस। लिबर अल्दारिया वाली चैप्टर सबसे बड़ी है विथ 95 पेजेस, और लिबर रेडोरियम 65 पेजेस की है, और इसकी आखिरी चैप्टर सिर्फ 2 पन्नों की है। इस पुस्तक के आखिरी के 18 पन्नों में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें 36 टेबल्स ऑफ लेटर्स बने हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया इस किताब के अंदर का कंटेंट है क्या? वेल, इस किताब में जादू टोना, भविष्यवाणी और नक्षत्र जैसे विषयों से लेकर दैत्य, दानव, परियों जैसे आश्चर्यजनक विषयों का उल्लेख है, जिसे स्वयं जॉन डी भी डिसाइफर नहीं कर पाए थे। देखा जाए तो इसके आखिरी के 36 टैबलेट्स को डिसाइफर करना वाज द मेन इंटेंशन, जो उनसे कभी नहीं हो पाया। कहा जाता है कि जॉन डी ने इस किताब में लिखी भाषा को डिसाइफर करने के लिए एंजल यूरियल को भी समन करा था, जिन्होंने ये बात कही थी कि द बुक ऑफ सोएगा को आर्च एंजल माइकल के सिवा कोई भी डिसाइफर नहीं कर सकता है। लेकिन एंजल यूरियल ने जॉन डी को इस पुस्तक के कुछ विषयों के बारे में अवगत कराया था, जैसे गार्डन ऑफ ईडन में एडम को भी इस पुस्तक का ज्ञान दिया गया था, और हम सब जानते हैं कि एडम क्रिश्चियनिटी के मुताबिक पहला मनुष्य था। यूरियल ने जॉन डी को यह भी कहा था कि अगर कोई इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेता है और सारे रहस्य को जान जाता है, तो उसकी 2 से 3 साल के अंदर मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि इस किताब को द बुक ऑफ डेथ भी माना जाता है। अब ये कितना सच है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जॉन डी की मृत्यु 81 ईयर्स में हुई थी, जो कि रहस्यमय तो नहीं है। कहा जाता है कि वो क्वीन एलिजाबेथ के सबसे करीबी एडवाइजर थे, लेकिन जब जेम्स वन इंग्लैंड की गद्दी पर विराजमान हुए, तो उन्होंने जॉन डी को उतना वैल्यू नहीं किया, और उन पे एक जादूगर या विजर्ड होने का आरोप भी लगाया था। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि वो थोड़ा बहुत जादू इसी किताब को पढ़ के या समझ के सीखे थे? खैर, अब हम इस बुक से हट के जॉन डी के बारे में भी जान लेते हैं, जिनके पास ये रहस्यमय किताब थी। जॉन डी के लाइफ के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने ही इस पुस्तक को समझने की पहली बड़ी कोशिश करी थी। जॉन डी का जन्म 1527 इंग्लैंड में हुआ था, और उन्हें मैथमेटिक्स, ऑकल्ट और एल्केमी का भरपूर ज्ञान था। वो एक स्कॉलर के रूप में जाने जाते थे, और जब 1558 में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में रानी बनी, तब जॉन डी उनके पर्सनल एंड पॉलिटिकल एडवाइजर बने। जॉन ने ही क्वीन एलिजाबेथ के राज तिलक का डेट प्रिडिक्ट करा था, और वो एलिजाबेथ के राइन के दौरान उनके वेल विशर बने थे। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो हम ब्रिटिश कॉलोनी देखते हैं, उनको भी जॉन डी ने ही प्रपोज किया था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कई अजीब अजीब प्रिडिक्शंस करे थे, जो कि सच हुए। जैसे 1665 में
लंदन के ग्रेट प्लेग को उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। फिर नेपोलियनिक वॉर्स को प्रेडिक्ट करना, इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर का प्रेडिक्शन, देन ब्रिटिश के डीकोलोनाइजेशन, ये सारी भविष्यवाणी उन्होंने 16th सेंचुरी में ही कर दी थी। नॉस्ट्राडामस जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं ऑफ ऑल टाइम, वो भी उन्हीं के टाइम के थे। और देखा जाए तो जॉन डी की भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित भी हुई। तो दिस बेग्स अ क्वेश्चन कि उन्हें इतना सारा ज्ञान मिला कहां से? मतलब इस तरह का अनुमान लगाना, वो भी 200-300 साल पहले, काफी ज्यादा कठिन था। तो इसीलिए लोग जॉन डी को द बुक ऑफ सोएगा से जोड़ते हैं, ये कहते हुए कि जॉन डी को इसके अंदर के कंटेंट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था और इसकी मदद से ही वो भविष्यवाणी कर पा रहे थे। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि द बुक ऑफ सोएगा कोई मनगढ़ंत कहानियों वाली किताब नहीं, बल्कि उसमें सचमुच को जादू या रहस्यमयी बातें जरूर है। अब ये तो एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन हुआ किताब का, देन जॉन डी के लाइफ का, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कि मानते हैं कि किताब के अंदर कुछ नहीं है, बस उल्टी पुल्टी बातें लिखी हुई हैं। और जहां तक प्रेडिक्शंस की बात है तो जॉन डी ने काफी कुछ प्रेडिक्ट किया था और उसमें से कुछ बातें सही हुई हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप बहुत कुछ बोल देते हो तो आपकी कुछ बातें तो सही निकल ही जाएंगी। सो यस, यहाँ दो तरह की ओपिनियंस एग्जिस्ट करती है, एक जो कि किताब को एकदम सुपरनैचुरल मानती है और दूसरी जो कि किताब को एक नॉर्मल किताब की तरह ट्रीट कर रही है। इनफैक्ट उनका कहना है कि किताब के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस चीज को मानते हो, फर्स्ट थियरी और सेकंड थियरी? अब जब तक आप कमेंट में अपनी बात लिख रहे हो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और द बुक ऑफ सोएगा को फर्दर इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बुक को काफी हद तक ट्रांसलेट कर लिया गया है और ट्रांसलेशन में मिला क्या? वेल, जादुई रिचुअल्स मिले, कुछ मंत्र वगैरह मिले, इनकांटेशंस मिले, इनफैक्ट यहाँ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स वगैरह भी बनी थी जिसे कि डिसाइफर किया गया है। जॉन डी के इंटरप्रिटेशन के बाद स्कॉलर्स जेन क्यूपिन के इंटरप्रेटेड वर्जन को रेफर करते हैं, जिसकी कॉपी आज इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। अब द बुक ऑफ सोएगा में कुछ वर्ड्स बैकवर्ड लिखी हैं एंड दिस मेक्स द इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट। और इसके जो लास्ट के 18 पेजेस हैं वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। हाल ही में 2006 में एक ऑकल्टिस्ट या क्रिप्टोलॉजिस्ट जे रीड्स ने 36 टेबल्स को डिसाइफर करने की कोशिश करी और उनका कहना है कि ये सारे लेटर्स कुछ वर्ड्स के सेट है व्हिच आर सेड टू बी मैजिक वर्ड्स या सीड्स। जैसे एक सेट के पहले 24 लेटर्स राशियों से या उनसे जुड़ी नक्षत्रों के नाम हैं और उसके बाद के 7 लेटर्स उससे जुड़े प्लैनेट्स के नाम हैं और आखिरी के 5 लेटर्स नेचुरल एलिमेंट्स या मैजिस्टर के नाम हैं। इतना कुछ पता लगने के बाद भी पूरे कोड या पूरी टेबल को वो डिसाइफर नहीं कर पाए और इससे जुड़ी कई नई प्रकार की थियरी सर्कुलेट होती है। फॉर एग्जांपल, ये 36 टेबल्स की जो सेट है वो पूरे ब्रह्मांड या क्रिएशन का यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इसे जानने का अर्थ है यूनिवर्सल लैंग्वेज को जानना। और इसी आखिरी के 36 टेबल्स को डिसाइफर करना वाज द मेन इंटेंशन, जो उनसे कभी नहीं हो पाया। कई स्कॉलर्स का मानना है कि इस किताब के अंदर जितनी भी बातें या थियरीज हैं वो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। मतलब मोस्ट ऑफ द बातें रिलीजियस है और इसी वजह से कई लोग इसे एक रिलीजियस बुक भी मानते हैं। खैर, सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब इस पूरे टेबल को डिसाइफर कर लिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि आजकल एआई का युग है जहां पे चीजों को डिसाइफर करना थोड़ा आसान तो हो गया है एज कंपेयर टू बिफोर। तो हाँ, लेट्स वेट एंड वॉच कि अगर कोई एआई की मदद से इसे डिसाइफर करता है। लेकिन तब तक मैं यहाँ आपको थोड़ा सा जेन क्यूपिन वाले डिकोडेड वर्जन को समझा देता हूँ, क्योंकि वहां जिस तरह की बातें लिखी हुई है उससे आपको किताब का थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वहां लिखा है कि ईश्वर जो कि इस सृष्टि के निर्माता है और सभी के भगवान है, वो सभी चीजों के उद्गम और बनने का कारण है। ये पेज 19 का एक ट्रांसलेशन है। देन कुछ और ट्रांसलेशंस ऐसे हैं जैसे भगवान पे विश्वास करना चाहिए और जो भी कैथोलिक है उन्हें अपने ईश्वर या परमात्मा पर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए। सो इस तरह के कुछ ट्रांसलेशंस को सुनकर या पढ़कर तो यही लग रहा है कि रीसेंट स्कॉलर्स ने इस बुक को क्रिश्चियनिटी के रूट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करी है। अगर आप भी इस रहस्यमय पुस्तक के विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट आर्काइव वेबसाइट पे जाकर इस पुस्तक के इंटरप्रिटेशन को पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपनी थियरी डेवलप कर पाएंगे। अब कई सोर्सेज से हमें यह भी जानने को मिलता है कि द बुक ऑफ सोएगा का वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। जी हाँ, जॉन डी और क्वीन एलिजाबेथ दोनों ही द बुक ऑफ सोएगा के साथ साथ वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी डिसाइफर करने में इंटरेस्टेड थे। तो शायद उनका भी मानना था कि ये दोनों पुस्तकें आपस में एक सीक्रेट कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भैया ये वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, अगर आप सर्च करते हैं आपको मिल जाएगा। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में डाल दूंगा। वैसे यहाँ पे मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, इन दोनों पुस्तकों में ऐसे कौन से राज लिखे हैं जो इन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं? मतलब देखा जाए तो बुक ऑफ सोएगा को तो काफी हद तक डिसाइफर कर लिया गया है एक्सेप्ट फॉर दोस 36 टेबल्स, लेकिन वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। सो यस, ओवरऑल देखा जाए तो द बुक ऑफ सोएगा को लेके कुछ
थियरीज हमारे सामने आती है। पहली थियरी तो ऑफ कोर्स यही है कि ये एक बहुत ही क्रिप्टिक बुक है जिसके अंदर जादू टोना है, भविष्यवाणी है और पता नहीं क्या क्या है। मतलब अगर आप इस बुक को समझ लेते हैं तो आप इस दुनिया को समझ लेंगे। इट्स काइंड ऑफ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 587 BC में किंग नेबुचडनेस्सर II की बेबीलोनियन आर्मी ने जेरूशलेम पे कब्जा कर लिया था। उन्होंने फर्स्ट टेंपल को तबाह कर दिया जो कि किंग सोलोमन ने बनवाया था। तब से लेकर आज तक एक सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है और वो सवाल ये है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट का क्या हुआ। ये लेजेंडरी सैंड बुक जिसमें टैबलेट्स ऑफ द 10 कमांडमेंट्स थे वो इस हमले के बाद गायब हो गया। तो क्या ये बेबीलोन ले जाया गया या इसे मंदिर के गिरने से पहले छुपा दिया गया था? ऐसा भी हो सकता है कि ये इस हमले में बर्बाद हो गया या शायद ये आज भी कहीं सुरक्षित है। तो आइए हम इस पहेली को सुलझाते हैं और आर्क ऑफ द कवेनेंट से जुड़ी फैक्ट्स, मिथ्स एंड थियरीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर ये आर्क ऑफ द कवेनेंट है क्या? वेल, बाइबल के सेकंड हैंड बुक द बुक ऑफ एक्सोडस में बताया गया है कि 1200 BC में मोसेस और इजराइलिट्स एक प्लेग से बचते हुए रेड सी क्रॉस करके इजिप्ट निकलते हैं और माउंट सनाई पे रुकते हैं। यहाँ गॉड उन्हें द 10 कमांडमेंट्स देते हैं। इस सेक्रेड नॉलेज को सेफ रखने के लिए इजराइलिट्स ने इन कमांडमेंट्स को टैबलेट्स पर रिकॉर्ड करके एक सैंड बुक में रखा। ये सैंड बुक ही आर्क ऑफ द कवेनेंट कहलाती है। ये आर्क बहुत ही स्पेसिफिकली बनाया गया था और इस पर अंदर से बाहर तक सोने की एक परत चढ़ाई गई थी। इस सैंड बुक की ढक्कन पर 2 चेरुबिम यानी कि एंजेलिक बीइंग्स बने हुए थे और ये आर्क धार्मिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमानत है। द ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि इन 10 कमांडमेंट्स के मिलने के बाद इजराइलिट्स आर्क ऑफ द कवेनेंट को लेकर 40 सालों तक डेजर्ट में चलते रहे और इस दौरान इस आर्क ने कई चमत्कार भी दिखाए। वो फाइनली जेरूशलेम पहुंचे जहां के राजा थे सोलोमन। किंग सोलोमन दुनिया का पहला ज्यूइश टेंपल स्टैब्लिश करते हैं और उस टेंपल में एक स्पेशल रूम बनाते हैं जिसका नाम होली ऑफ होलीज रखा जाता है। अगले कई सौ सालों तक ये आर्क उसी टेंपल में रहता है। बट देन आता है 587 BC और जेरूशलेम पे बेबीलोनियन आर्मी का हमला होता है। कई दिनों तक चलने वाले इस हमले में जेरूशलेम के मंदिरों को लूटा जाता है और वहां आग लगा दिया जाता है। इस आग में बहुत कुछ जलकर राख हो गया था और इस घटना के बाद आर्क का कहीं कोई रिकॉर्ड या मेंशन तक नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या द आर्क ऑफ कवेनेंट इस आग में जल गया या क्या वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है और अगर मौजूद है तो कहां? वेल, इसी को लेके मेरे पास काफी सारी थियरीज है जिसे एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहली थियरी के हिसाब से आर्क ऑफ द कवेनेंट उस आग में जल गई। देखो, ये मोस्ट अज्यूम्ड आउटकम है स्टोरी का, क्योंकि अगर टेंपल में आग लग गई थी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो आर्क ऑफ द कवेनेंट भी जल गई होगी। ज्यादातर लोग यही मानते हैं क्योंकि जब जेरूशलेम पे अटैक हुआ था तब ज्यूज को इतना टाइम नहीं मिला होगा कि वो इसे बहुत दूर ले जाएं। वैसे भी उन 90 दिनों तक बेबीलोनियन सोल्जर्स ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था, तो इस हिसाब से आर्क को बचाने का कोई स्कोप था ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप सोचे तो आर्क ऑफ द कवेनेंट 2 चीजों से मिलकर बनी थी, जो कि है लकड़ी और सोना। और हम सब जानते हैं कि अगर आग का टेम्परेचर हाई इनफ हो जाए तो वो सोना को भी पिघला सकता है और लकड़ी में तो बहुत ही आसानी से आग पकड़ सकती है। सो या पहली थियरी यही कहती है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट आग में ही डिस्ट्रॉय हो गई। बट देन दूसरी थियरी आती है जिसके हिसाब से द आर्क ऑफ द कवेनेंट को बेबीलोन ले जाया गया। हो सकता है कि अटैक के वक्त बेबीलोन ने इसे लूटा और अपने साथ अपने देश लेकर चले गए। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जहाँ पर बेबीलोनियंस के सारे लूट के रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ इस आर्क का कोई मेंशन नहीं है। पॉइंट यह है कि बेबीलोनियंस हर चीज की काफी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखते थे और उनके रिकॉर्ड्स में सोलोमन की बनाई हुई मंदिर के जलने का जिक्र और लूटेड गुड्स का भी लिस्ट है। बट देन वहां किसी बक्से का या फिर आर्क ऑफ द कवेनेंट का जिक्र नहीं है। तो अगर आर्क वाकई में बेबीलोन ले जाया गया तो इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ये थियरी इसीलिए भी वीक पड़ जाती है क्योंकि उस वक्त इतनी भारी चीज को लेकर ट्रैवल करना भी आसान नहीं था। और सोच के देखो, जो लोग लूट रहे थे उन्हें तो इस स्क्रिप्चर की वैल्यू पता भी नहीं होगी, तो वो इतने भारी चीज को क्यों ले जाना चाहेंगे? सो यस, थियरी 2 काफी
काफी ज्यादा वीक है, बट देन पॉसिबिलिटी इसकी भी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थर्ड थियरी की तरफ, जो कि कहती है कि द आर्क ऑफ द कवेनेंट आज भी मिडिल ईस्ट में कहीं पे है। इस थियरी के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब अगर ये आर्क बेबीलोनियंस के हाथ लग गई होती तब भी वो इस भारी सी चीज को बहुत दूर लेकर नहीं जा सके होंगे। ज्यादातर हिस्टोरियंस का ये मानना है कि बेबीलोनियंस या ज्यूज दोनों में से कोई भी इसे कहीं दूर ले नहीं जा पाए होंगे। तो आज भी ये आर्क मिडिल ईस्ट में या शायद जेरूसलम में ही कहीं छुपी हुई है। मतलब इसे दूर नहीं ले जाया गया, वहीं कहीं छिपा दिया गया एंड अब तक सेफ है। ये थियरी आगे तब बढ़ती है जब साल 2007 में रॉनी और एली नाम के दो आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक मंदिर से निकलती हुई एक टनल मिलती है जो शहर के बाहर जाकर निकलती थी। ये टनल किद्रोन रिवर के पास निकलती है और अगर इस थियरी को माना जाए तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट को उस फायर से बचा लिया गया था इस टनल के थ्रू। बट देन अगेन, अगर टनल के थ्रू किद्रोन रिवर तक हम पहुंच भी गए हैं तो वहां से आर्क को कहां ले जाया गया, और अगर कहीं दूर नहीं ले जाया गया तो क्या कुछ लोगों को आर्क का लोकेशन मिल गया है? वेल 1952 में डेड सी में कुछ स्क्रोल्स मिले थे जिनमें से एक कॉपर स्क्रिप्चर मिला था। इन स्क्रोल्स के अंदर ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट्स थे जो कि एक्चुअली बाइबल में मिसिंग थे। ऑल्दो मशहूर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर जिम बारफील्ड का ये मानना है कि इन स्क्रोल्स पे जो टेक्स्ट है वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। उनका कहना था कि स्क्रोल पर बाइबल की कहानियां नहीं बल्कि टेंपल ऑफ सोलोमन में रखे हुए ट्रेजर्स तक पहुंचने के इंस्ट्रक्शंस थे। जिम भी थर्ड थियरी में बिलीव करते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट को मंदिर के नीचे बने टनल्स के थ्रू बचा लिया गया था। सेकंड मैकाबीज बुक में भी ऐसा ही कुछ मेंशन्ड है कि प्रॉफिट जर्मिया ने आर्क को बेबीलोनियन से बचा लिया था। वैसे मैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहा हूँ, इनको अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ बुक्स लिंक कर दूंगा प्रोडक्ट सेक्शन में, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज, जिम बारफील्ड का मानना था कि आर्क को कुमरान नामक नजदीकी शहर में ले जाया गया होगा। ये वही जगह है जहाँ पे डेड सी स्क्रोल मिले थे। उनके अकॉर्डिंग उस कॉपर स्क्रोल में 64 ऐसे प्लेसेस का मेंशन है जहाँ शायद सारे ट्रेजर्स इंक्लूडिंग द आर्क को छुपाया गया होगा। जैसे कि स्क्रोल के एक पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि ईस्ट में सीढ़ियों के नीचे करीब 1000 पाउंड्स ऑफ सिल्वर बरीड है। जब जिम बारफील्ड ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो उन्हें वो सीढ़ियां मिल गई। फिर उसी कॉपर स्क्रोल में एक आंगन और कुआं मेंशन्ड था जहां अपेरेंटली 33 टन्स ऑफ गोल्ड दफन है। अब दोस्तों वो वेल भी उन्हें मिल गया। वो इन सबूतों को अथॉरिटीज तक ले गए और उन्हें डिगिंग करने की रिक्वेस्ट की, बट ही वाज डिनाइड। बारफील्ड इन जगहों पर फिर से गए, लेकिन इस बार एक मेटल डिटेक्टर के साथ, और इन दोनों ही स्पॉट्स पे डिटेक्टर ने हाई रीडिंग दी, पर उन्हें तब भी परमिशन नहीं मिली। अब स्क्रोल और इन दो लोकेशंस की मदद से बारफील्ड ने एक तीसरा लोकेशन स्पॉट किया। इन रूइन से कुछ ही दूरी पे एक छोटा सा माउंटेन है जहां एक केव है जो कि बंद है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि स्टडी करके पता चला कि ये केव नेचुरली नहीं बल्कि इंटेंशनली बंद हुई है। जब बारफील्ड ने इस केव के एंट्रेंस की सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजी तो उन्हें पता चलता है कि ये वो मैन मेड मोर्टार से बनी है जो कि बेसिकली उस जमाने का कंक्रीट था। जब बारफील्ड ने केव को मेटल डिटेक्टर से इंस्पेक्ट किया तो वहां की रीडिंग पहले दोनों स्पॉट से 5 गुना ज्यादा हाई थी। इस सब के बाद जिम बारफील्ड को यकीन हो चुका था कि आर्क ऑफ द कवेनेंट और कहीं नहीं बल्कि इसी केव के अंदर है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उन्हें डिगिंग की परमिशन नहीं मिलती है और आज भी ये परमिशन नहीं मिली है। सो यू सी, थर्ड थियरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट देन अगेन हम फोर्थ थियरी की तरफ भी बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि आर्क कुमरान से शिफ्ट की गई थी। एक कैथोलिक मिलिट्री ऑर्डर जिसका नाम था पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ द क्राइस्ट इन द टेंपल ऑफ सोलोमन, जिन्हें द नाइट्स टेम्पलर के नाम से भी जाना जाता था। इस ग्रुप को इनके सीक्रेसी के लिए जाना जाता था। इस थियरी के अकॉर्डिंग द नाइट्स टेम्पलर ने पोप और सिटी लीडर्स दोनों को ही कन्विंस कर लिया था कि जब क्रिश्चियन पिलग्रिम्स अपने होली टाउन के लिए निकलेंगे तब ये लोग उन्हें प्रोटेक्टेड रखेंगे। पर जैसे ही नाइट्स टेम्पलर ने अपनी हेडक्वार्टर्स माउंटेन के ऊपर एस्टैब्लिश कर लिया, उन्होंने वहां की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें ट्रेजर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन्हें रिलीजियस रिलिक्स में इंटरेस्ट था और उनके लिए द आर्क ऑफ द कवेनेंट किसी प्राइज से कम नहीं था। सो इस थियरी के अनुसार नाइट्स टेम्पलर को आर्क मिल गया और वो इसे अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर्स जो कि फ्रांस में था वहां ले गए। माना जाता है कि आर्क मशहूर स्पॉट कार्टरस कैथेड्रल में कई सौ सालों तक रहा। जब टेम्पलर्स को आउटलॉज घोषित कर दिया गया तब उन्होंने इस आर्क को फिर से शिफ्ट किया और इस बार वो इसे स्कॉटलैंड ले गए, जहां उन्होंने कुछ रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के साथ मिलकर रोजलिन चैपल बिल्ड की ताकि आर्क को सेफ रखा जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने कई रिलीजियस रिलिक्स एंड ऑकल्ट्स का सहारा लेने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि इन चीजों में रहस्यमय शक्तियां होती हैं जिसे वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा किया, उन्होंने कई आर्कियोलॉजिकल डिग्स किए। बेसिकली जहां भी उन्हें शक था कि आर्क हो सकता है, इंक्लूडिंग द कैथीड्रल, उन लोगों ने उस जगह पे खुदाई की। रूमर्स के अकॉर्डिंग इसकी खबर लगते ही तब के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट
वेंडरबिल्ट ने रोजलिन चैपल में रखे आर्क को शिफ्ट कर लिया। वो इन चीजों को अमेरिका ले आए जहां ये सुरक्षित रह सके। तो हाँ, आर्क स्कॉटलैंड से ओक आइलैंड शिफ्ट हो गई। सो दिस इज द फोर्थ थियरी, बट देन अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि ये सब सिर्फ थियरीज है, इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। इसी के साथ हम पांचवी और आखिरी थियरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सवाल करती है कि क्या ये आर्क ऑफ द कवेनेंट फिलहाल इथियोपिया में है। देखो, इस थियरी के अकॉर्डिंग इथियोपिया और यमन पहले एक किंगडम था, द एक्सुमाइट किंगडम, जिसकी महारानी थी क्वीन ऑफ शीबा। माना जाता है कि क्वीन ऑफ शीबा किंग सोलोमन की बनाई हुई जूइश टेंपल की चर्चा सुनकर उनसे मिलने जेरूसलम पहुंची थी। एक इथियोपियन टेक्स्ट द केब्रा नगास्त के अकॉर्डिंग क्वीन शीबा सिर्फ किंग सोलोमन से मिलने नहीं गई थी, बल्कि इन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम मेनेलिक था। कहानी के अकॉर्डिंग मेनेलिक एक बार जेरूसलम अपने पिता से मिलने गया था, जो वो और उसके दोस्त मिलकर ओरिजिनल आर्क को एक डुप्लीकेट आर्क से रिप्लेस कर देते हैं, जिसके बाद ओरिजिनल आर्क ऑफ द कवेनेंट इथियोपिया में आ गया। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ आवर लेडी मेरी ऑफ जियोन का कहना है कि उन्होंने तब से ही इस आर्क की सुरक्षा की है। सिर्फ एक प्रीस्ट जो कि गार्डियन इलेक्ट होता है और उसे गार्डियन ऑफ द आर्क भी कहा जाता है, वही सिर्फ इस आर्क ऑफ द कवेनेंट को देख सकता है और चर्च के अंदर जाता है। बट देन अगेन क्वेश्चन यही है कि क्या वाकई ये बातें सच है या फिर बनी बनाई कहानियां हैं। तो इसी के साथ पांचों थियरीज खत्म होती है और आप मुझे बताइएगा कि आप किस थियरी को मानते हैं। एंड एज आई सेड, अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो मैं कुछ बुक्स लिंक कर दूंगा जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका मन हो। सो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट फिलहाल कहां है ये श्योरली किसी को नहीं पता। हर इंसान इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राय रखता है। कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोगों की अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स है, जो भी रीजन है उनके अपने ओपिनियंस हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि आर्क ऑफ कवेनेंट को दिव्य रूप से छिपा दिया गया है और ये सिर्फ भविष्य में ही प्रकट होगा जब एक बार फिर मसीहा धरती पे आएंगे। कुछ लोगों का ये क्लेम है कि एलियंस की नजर भी इस दिव्य आर्क पे थी और वो इसे कब का अर्थ से ले जा चुके हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ पुअर क्वालिटी वीडियोस भी मिल जाएगी जिसमें एक चमकता हुआ यूएफओ मंदिर के ऊपर होवर करता है और गायब हो जाता है। पर यूएफओ स्पॉटिंग वीडियोस इंटरनेट पे एक कॉमन ऑकरेंस बन चुका है और कौन सी वीडियो सही है कौन सी गलत, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। द पॉइंट इज कि सच की गारंटी कोई नहीं ले सकता और आर्क से जुड़ी कई कहानियां हैं।